प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, आपका भी पेपर ज्योग्राफी है, आपका भी पेपर भूगोल है, तो आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए 100% इंपॉर्टेंट हुआ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज की क्लास में पूरा किताब से आपके ज्योग्राफी का 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यकीन मानिए आपके परीक्षा में 100% टकराने की गारंटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, परीक्षा में कई सारे प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा कि संभवपात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इसका सही आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, लुसियन फ्रेबे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 2 नंबर का आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन का कहना है ना जी कि नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। याद रखिएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा और बताइएगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब भूगोल के पिता किसे कहा था। यह जो क्वेश्चन है 2 प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहला क्या रहेगा कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, या भूगोल का पिता किसे कहा था। आप रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, क्या हो जाएगा एरेटोस्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया। बताइएगा विनोद, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक जो कहा था ना बाबू, याद रखिएगा फ्रेडरिक राइटजेल को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही का बात करते हैं ना दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 5 नंबर का, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है ना दोस्तों, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइटजेल को आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो छठा क्वेश्चन का कहना है ना जी, तो छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा भौतिक भूगोल जो है मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और कहते हैं ना बाबू कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बताइएगा कि जनांकीय मतलब कि डेमोग्राफी का संबंध जो है भूगोल की किस शाखा से है। तो इसका जो संबंध है जनसंख्या भूगोल से है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, एग्जाम में परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न आप लोग बताइएगा कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है दोस्तों। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के बारे में बात कर लिया जाए तो यह जो है राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 9 नंबर का आ गया है, तो 9वां क्वेश्चन का कहना है ना जी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है भारत का है। क्या है, भारत का जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है। और दूसरा नंबर पे चीन आता है। क्या आता है, 2 नंबर पे चीन है और सबसे ज्यादा हमारा भारत है। पहले चीन था लेकिन चीन को पछाड़ करके भारत आ गया है। ठीक है, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है बच्चों। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया, 5 स्टार लगाना मत भूलिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं जो है प्रतिकर्ष कारक के श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 12 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है ना बच्चों, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है जिसे कि पुश फैक्टर कहते हैं बच्चों। तो पुश फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रतिकूल जलवायु, ऑप्शन नंबर बी कहता है काम के अवसर, ऑप्शन नंबर सी कहता है अशांति, ऑप्शन नंबर डी कहता है प्राकृतिक विपदाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काम के अवसर जो है अपकर्ष कारक है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 13 नंबर का, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना गोलू कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा अधिक है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या का वृद्धि सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा, आंख मूंद करके। संतोष भैया जो आपको पढ़ा देते हैं ना, यकीन मानिए मेरे भाई आपका गलती नहीं होगा और परीक्षा में पूरा में से पूरा नंबर आएगा। बताइएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है बच्चों। तो याद रखिएगा
प्रथम अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद चलिएगा बताते चलिएगा, हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो विश्व के नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत है 54% है। ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ से सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही करेंगे। और कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से क्या है। तो मानव विकास सूचकांक का जो मापन है ना बच्चों, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है और संसाधनों तक पहुंच भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे। उपरयुक्त सभी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिएगा 17 नंबर का प्रश्न का आंसर देते चलिएगा कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है ना बच्चों, डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया है बच्चा पार्टी, आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान और एग्जाम में पॉपुलर प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है बच्चों। तो फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि फूल को अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 20 नंबर का आ गया, तो इसका कहना है ना बाबू कि अंगूर की खेती, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं। तो अंगूर की कृषि को हम लोग बीटी कल्चर कहते हैं। तो बीटी कल्चर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। तो बीटी कल्चर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बीटी कल्चर याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि सहकारी से सबसे ज्यादा अधिक सफल कहां रही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा। बताइएगा कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सहकारी कृषि सबसे ज्यादा अधिक जो सफल रही है डेनमार्क में रही है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का कि रोपण कृषि के मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों। तो देखिए रोपण फसल की मुख्य फसल के बारे में बात करते हैं तो चाय और कॉफी भी है, रबर भी है और गन्ना भी है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही करेंगे। तो इनमें से सभी जो है क्या है, रोपण कृषि का मुख्य फसल है, ठीक है। उसके बाद चलिएगा हमारे पास यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आ गया है 23 नंबर का कि रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। आपको अभी तुरंत बताएं कि रबर जो क्या है रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास जाएगा 24 नंबर का, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि ट्यूलिप नामक फूलों के जो खेती होता है किस देश में होता है सबसे ज्यादा अधिक। तो याद रखिएगा नीदरलैंड में सबसे ज्यादा ट्यूलिप नामक फूल की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है ना दोस्तों कि वाणिज्य विस्तृत अनाज कृषि में मुख्य फसल कौन सी है। तो वाणिज्य विस्तृत अनाज कृषि जो है ना बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख फसल जो हमारा गेहूं आता है। एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा क्वेश्चन कराइए जो हमारे परीक्षा में 100% टकरा जाए। तो 100% टकराने वाला क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सभी बच्चे आप लोग बिल्कुल बिल्कुल लाइक कीजिएगा और बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कर्तन मतलब कि दहन कृषि जिसे कि झूमिंग कहते हैं तो मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा लगाते चलिएगा, क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पे जारी है बच्चों। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक खनिज आधारित उद्योग है, मतलब खनिज पे आधारित उद्योग कौन सा है। तो देखिए बाबू चीनी उद्योग कृषि पे आधारित है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि पे आधारित है, कॉफी भी कृषि पे आधारित है। तो हमारा जो होगा लौह इस्पात उद्योग जो है क्या है, एक खनिज आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जो है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए,
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद चलिएगा 30 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया, आप इसका आंसर बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो याद रखिएगा सेवा और व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बताते चलिएगा, लगाते चलिएगा 31 नंबर है कि परिवहन और संचार को किस क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि परिवहन और संचार जो है ना बाबू, किस क्रियाकलाप में इसे रखा जाता है। तो तृतीय क्रियाकलाप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद लगाइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगा कि स्वर्ण कोलर व्यावसायिक क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वर्ण कोलन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि स्वर्ण जो कोलर है उसको पंचम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। क्या रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो 33 नंबर का प्रश्न आ गया है कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है बच्चों। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सी को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली समुद्री मार्ग है। और उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि श्वेत नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से 100 स्टार वाला क्वेश्चन आ गया है, कई बार पूछा गया था। तो श्वेत नहर जो होती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जस्ट इसका एक जुड़वा क्वेश्चन है, इसका जुड़वा भाई है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन जी कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, क्या है ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 36 नंबर का प्रश्न आ गया, बताइएगा कि बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से क्या प्रवाहित होती है। हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम प्रवाहित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो है ना बाबू, उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा आप बताइएगा 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य देश है। तो ओपेक का सदस्य देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा कि नाइजीरिया जो है ओपेक का सदस्य देश है। और उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो वेनेजुएला को बिल्कुल सही कीजिएगा। वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। और उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया। आप लोग लगाते चलिएगा कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। तो 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, सभी बच्चे जानते हैं। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 11 नंबर में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आप जानवे करते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है, बताइएगा कि भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है। कहाँ की महिला सबसे ज्यादा अधिक पढ़ी लिखी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि केरल में महिलाएं सबसे ज्यादा अधिक पढ़ी लिखी होती है। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इसको कभी भी किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कीजिएगा। और बताइएगा 43 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मध्यकालीन नगर है। तो दिल्ली आप रखिएगा, दिल्ली मध्यकालीन नगर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन का बहुत कम क्वेश्चन बचा है। और बताइएगा कि भारत की विशालतम भाषाई समूह कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, भारतीय आर्य है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। तो याद रखिएगा बच्चों, कपास जो है, कपास क्या है, एक नकदी फसल है। क्या है, कपास जो है एक नकदी फसल है। 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना नहीं बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 नंबर का आ गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 48 नंबर में बताइएगा कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत क्या है, नहर और नलकूप है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद बताइएगा 49 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है।
नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है कि वैसा ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है बच्चों? याद रखिएगा महानदी पे है, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। तो चलिए आप सबके 50 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है।